उसके तासुरात से अंदाजा हुआ कि वो किसी ऑटो में खड़ी होकर ये सारी लड़ाई देखती रही है। इमरान ने पसीना पूंछते हुए मैडम को मुखातिब किया और बोला, क्या ख्याल है मैडम? मैं ठीक कह रहा था ना? लगता तो ऐसा ही है, मैडम ने मुझे तारीफी नजरों से देखते हुए कहा। ये क्या रमजिया बातें कर रहे हो आप दोनों? मैंने दस्ताने उतारते हुए इमरान से पूछा। सच सच बता दूं या गोल मोल बात करूं? वो मुस्कुराया। सच सच ही बता दो, क्योंकि ये नहीं कि तुम कम ही करते हो, मैंने कहा। वो पानी पीते हुए बोला, मैं मैडम को छोटा सा सबूत देना चाहता था। किस बात का सबूत? मैं मैडम को बताना चाहता था कि तुम कछुकुम्मे बन चुके हो। कछुकुम्मा समझते हो ना तुम, जिसे इंग्लिश में कछवा कहते हैं? इंग्लिश में नहीं, उर्दू में कहते हैं मेहनतसी की। ठीक कह रहे हो। अब इस बात का भी सबूत मिल रहा है कि तुम्हारे मुक्के में काफी जान है। मेरी यादाश्त की चोलें हिल गई हैं और अंग्रेजी उर्दू आपस में गटमट हो गई है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कछुकुम्मे की। मैं मैडम को बताना चाहता था कि तुम अपने लाइफ स्टाइल की वजह से इस जानवर की तरह ठीठ और सख्त जान होते जा रहे हो, और ये साबित हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैडम मुताखलत करते हुए बोली, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरी राय में अगर जॉर्ज गोरा से दो हाथ करने ही हैं तो फिर तुम्हारी बजाय इमरान को आगे होना चाहिए था, क्योंकि मेरा ख्याल ये था और किसी हद तक अब भी है कि लड़ाई बढ़ाई के फन में इमरान तुमसे आगे है। दूसरी तरफ इमरान का कहना यह था कि तुम एक और हवाले से इससे कहीं आगे हो, और यह ऐसा हवाला है जो फाइटिंग आर्ट में सबसे अहम समझा जाता है, यानी कुव्वत बर्दाश्त और दर्द सहने की सलाहियत। और मेरे ख्याल में यह बात पिछले 20-25 मिनट में काफी हद तक साबित हो गई है। मैं वाकई तुम्हारी बर्दाश्त की सलाहियत से इंप्रेस हुई हूँ। इतनी चोटें खाकर गिरना और फिर पांव पर खड़े हो जाना मामूली बात नहीं है। यस, इट इज वंडरफुल। तो ये मेरा सरप्राइज टेस्ट हो रहा था। मैंने इमरान को देखते हुए कहा, चलो ऐसा ही समझ लो बरखुदार। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें बरखुदार कह दिया, दिमाग घूम गया यार। तुम्हारे मुक्के में काफी ताकत है यार। उसने अपना सर थामते हुए कहा। मैं उसकी मस्खरी पर यकसर खामोश रहा। चंद सेकंड तक कोई भी कुछ नहीं बोला। वो इस गंभीर खामोशी को तोड़ने के लिए मुस्कुराया। लगता है तुम कछुकुम्मा कहने की वजह से नाराज हो गए हो, लेकिन तुम्हारी सख्त जानी की वजह से मैंने तुम्हें कछुकुम्मा कहा है। तेजी और फुर्ती में तुम खुद को किसी और जानवर से तशबीह दे सकते हो, मसलन बाहर वाला। वो सुअर की बात कर रहा था। इसकी बकवास पर मेरा पारा फिर ऊपर चला गया, लेकिन मैडम की मौजूदगी की वजह से मैं कुछ नहीं बोला। मैडम बोली, ये बाहर वाला क्या होता है भाई? ये चीते की तरह का एक जानवर होता है जी। इमरान ने बात बनाई। भाई इस लिहाज से तो तुम दोनों ही बाहर वाले हो। मैं तुम्हारे फाइट से मुतासर हो गई हूँ। इमरान बोला, आप भी तो कम बाहर वाली नहीं है। मैंने कुछ मौकों पर आपको बड़ी तेजी से फैसला करते और हरकत में आते देखा है। अच्छा छोड़ो इस बात को, अब दोनों अपना हुलिया दुरुस्त करो। शाम को कुछ लोग ताबिश को देखने आ रहे हैं, लेकिन ये तो शादीशुदा है। वो इमरान के फिक्र को नजरअंदाज करते हुए बोली, ये खबर पूरे जरगाह में जंगल की आग की तरह फैल गई है कि सुल्ताना राजपूत का चौर जरगाह वापस पहुंच गया और वो जॉर्ज गोरा से लड़ना चाहता है। हर तरफ इस बारे में चहमगोइयां हो रही हैं। अक्सर लोगों का ख्याल है कि ये एक दिलचस्प मुकाबला होगा। इस ख्याल की वजह इमरान ने पूछा। रंजीत पांडे, मैडम ने सिगरेट सुलगा कर कहा। रंजीत पांडे जरगाह का सख्त और करख्त और दबंग अफीसर है। इस रंजीत पांडे के साथ नलपानी के दीवान में ताबिश की टक्कर हुई थी। बहुत से लोग इस बात की गवाही देते हैं कि ताबिश ने न सिर्फ पांडे का डट कर मुकाबला किया, बल्कि इसे पसपा होने पर मजबूर किया। इस कामयाबी का क्रेडिट मिलने के बाद ताबिश को यहाँ काफी शोहरत हासिल हुई है। सरगाह में अक्सर लोग इसके बारे में बातें करते रहते थे। लोगों के लिए ज्यादा हैरत की बात यह है कि वो शख्स जो 1.5-2 साल पहले तक एक अज़ू मुअत्तल की तरह अपनी बीवी के आसरे पर जी रहा था, अब पांडे जैसे बंदे से टक्कर लेने के काबिल हो गए। अब जो नई सूरत सामने आई है उसने मजीद हलचल मचा दी है। राजभवन के दरवाजे के सामने जाकर जॉर्ज को ललकारना और उसका चैलेंज कबूल करना हर जगह जेर बहस है। शाम को जो लोग आ रहे हैं ये जरगाह के अमायदीन में से हैं। ये क्या करेंगे? मैंने पूछा। तुम्हारे नाखून देखेंगे कि कहीं तुम लड़ाई के दौरान में जॉर्ज को खरोंडों से मारना न शुरू कर दो। इमरान ने कहा। मैडम उसके मजाक को नजरअंदाज करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ये लोग तुमसे मिलेंगे और तुम्हें यकीन दिलाएंगे कि चैलेंज कबूल करने के बाद तुम्हारी हैसियत मुल्जिम या मुजरिम की नहीं रही है। अब जो कुछ भी होगा वो सांबर के कदीम असूलों के मुताबिक होगा और तुम्हें मुकाबले के दिन तक हर तरह की सहूलत हासिल रहेगी वगैरह वगैरह। मैडम मेरे काम का क्या बना? मैंने पूछा। हाँ, तुम्हारा काम हो गया। मैंने परसों शाम ही तुम्हारा पैगाम नलपानी रवाना कर दिया था। अब तक अनवर खान को ये इत्तला पहुंच चुकी होगी कि उसे फिलहाल सरगाह आने की जरूरत नहीं। पहले वो तुम्हारे और जॉर्ज के मुकाबले का नतीजा देख ले। इस बात की तस्दीक कब तक हो सकेगी कि इत्तला पहुंच गई है? कल शाम तक। लेकिन तुम बिल्कुल मुतमईन रहो, ये काम हो चुका है। मैडम के जाने के बाद मैंने इमरान को घूरा। उसने फौरन हाथ जोड़ दिए। जिगर, अगर कहीं चोट लगी है तो माफ कर देना यार। चोटें तो तुम्हें भी कम नहीं लगी। तुम्हारा थोबड़ा सूजता जा रहा है और मेरे ख्याल में मेरा भी यही हाल है। यानी बकौल शायर दोनों तरफ है सोज बराबर चढ़ी हुई। वो चहका। हम मनसे और बगल गिर हो गए। रात को बड़ी बड़ी पगड़ियों और फरबा जिस्मों वाले कुछ लोग मुझसे मिलने आए। इनका रवैया बस लिए दिए जैसा था। ताहम इनकी निगाहों में मेरे हवाले से दिलचस्पी और खूनो गूंत जसूस था। मैं इनके लिए जैसे कोई अजूबा किस्म की शय था। वो मेरी काया कल्प के बारे में जानने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन खुलकर कोई सवाल भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझसे सुल्ताना और उसके अहले खाना के बारे में भी कुछ नहीं पूछा।
हालांकि यह सवाल भी उनके ज़हनों में हलचल मचा रहा था। रात को मैं और इमरान एक ही कमरे में लेटे थे। मैं अपने मामूल के मुताबिक सख्त फर्श पर दराज था, जबकि इमरान बिस्तर पर लिहाफ ओढ़े लेटा था। धीरे धीरे मुझे इस तरह सोने की आदत हो गई थी। मैं हैरान था कि मुझे सर्दी बेचैन नहीं करती थी। दोपहर वाली मारामारी के सबब इमरान की नाक काफी सूज गई थी, मगर वो ऐसी बातों की परवाह कब करता था। उसने अपने खूबसूरत बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, यार कभी कभी तो मैं बारूंदा जैकी से वाकई बहुत मुतासर होता। अफसोस है कि उसकी और मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, वरना हो सकता है कि मैं भी उसकी शागिर्दी इख्तियार कर लेता। फिर कोई ड्रामा रचा रहे हो? नहीं जिगर, मैं संजीदा हूँ। जैकी ने तुम जैसे पोस्टर बंदे की केमिस्ट्री चंद महीनों में तब्दील करके रखती है। दर्द के हवाले से जो फलसफा उसने तुम्हें दिया है, मैं उससे पूरा मुत्तफिक तो नहीं, लेकिन इसके नताज को झुठलाना भी बहुत मुश्किल है। तो फिर तुमसे इजहार यकजहती के तौर पर आज माबदौलत भी फर्श पर इस तरह फरमाएगी। उसने छलांग लगाई और मेरे पहलू में आकर कालीन पर लेट गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इजहार यकजहती करना तो पूरा करो, लिहाफ क्यों लपेट रहे हो? वो बोला, तुमने वो शेर नहीं सुना? आपसे पहले तुम हुए, फिर तू का उन्वान हो गए। हर काम आहिस्ता आहिस्ता होता है भाई। इतना इजहार यकजहती भी ना करवाओ कि कल सवेरे अकड़ा हुआ पाया जाऊं और लोग इजहार अफसोस के लिए तुम्हारे पास आने लगे। तुमसे पूछा जाए कि क्या हुआ तो बोलो, बस जी इजहार यकजहती हो गया। अच्छी भली रजाई पड़ी थी, मगर रजाई की जगह इसने यकजहती ओढ़ ली और सुबह तक अपने मरहूम बुजुर्गों से इजहार यकजहती कर गया। अगले दिन सुबह मैं और इमरान पुरतकल्लुफ नाश्ते से फारिग होने के बाद जिम चले गए। मैं वर्जिशों में मसरूफ होकर और इमरान इस कदीम किताब की वर्कतानी करने लगा जो मैनेजर मदन ने उसे दी थी। ये किताब उस राजवाड़े यानी भांडीर स्टील की कदीम रस्मों के बारे में थी और इसमें स्वयंवर और सांबर वगैरह का जिक्र भी था। इस किताब में इस मूर्ति का तस्करा भी किया गया था जिसे चुराने के बाद आज में हम यहाँ पहुंचे थे और संगीन मसाइल का शिकार थे। लोग एक मुद्दत से बुद्धा की इस मूर्ति को आरा कोये के नाम से पुकारते रहे थे, यानी वो शय जो अपनी हिफाजत खुद करती है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों की जिंदगी अजीरन कर देती है। अभी तक तो ये मूर्ति आरा कोये ही साबित हुई थी। लाल भवन के वसी सब्जाजार पर अभी यख बस्ता ओस के कतरे मौजूद थे। तवील की तारों में क्यारियों के अंदर सुरमा के फूल जैसे जर्दमाइल धूप से हज उठाने की कोशिश कर रहे थे। जिम के करीब 2 बावर्दी कार्स मौजूद थे और सिर्फ जिम ही नहीं, पूरे लाल भवन को स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने घेरा हुआ था। यूं लगता था कि हम जिधर जाते हैं दर्जनों निगाहें हमारा पीछा करती हैं। मेरी वर्जिश और मशक जारी थी। फिर मैंने इमरान को भी इसमें शामिल कर लिया। अभी हम दोनों को मसरूफ ही 2-4 मिनट ही हुए थे कि गीता की आवाज सुनाई थी और फिर कई लड़कियों की जलतरंग जैसी आवाजें उभरी। हमने पलट कर देखा, करीबन 2.5 दर्जन नहायत खूबरू लड़कियां हमारे सामने खड़ी थीं। ये सब की सब वही थी जिन्हें 7वें के जश्न में 7 परियों के इंतखाब में हिस्सा लेना था। इनमें से ज्यादातर ऐसी थी जिन्होंने अब खुद को हालात के मुताबिक ढाल लिया था। इनमें चमक दमक आ गई थी, इनके आरज़ धमकते थे और जुल्फे लहराती थी और बात बात पर खिलखिलाती थी, एक दूसरे से चहलें करती थी और आंखों आंखों में भेद भरी बातें कहती रहती थी। क्या बात है गीता देवी? मैंने उनके ट्रेनर से पूछा। ये सब तुमसे मिलना चाहते हैं? किस लिए? भाई जिस लिए लोग मशहूर लोगों से मिलना चाहते हैं, इन्हें करीब से देखना चाहते हैं। मैं ऐसा मशहूर तो नहीं हूँ। ये तो तुम्हारा ख्याल है ना, जरा यहाँ से बाहर निकल कर तो देखो, हर तरफ तुम्हारे चर्चे हैं। गीता बोली, कोई वजह भी तो होती है। कई वजह हैं और इनमें एक वजह तुम्हारा ये रहन सहन है। वो मुस्कुराई और सख्त सर्दी में मेरे बिल्कुल नाकाफी कपड़ों की तरफ इशारा किया। अब लड़कियों ने मुझे घेरा डाल दिया था। इनके जिस्मों से खुशबुओं की लपेटें उठ रही थीं। वो आपस में शौक सरगोशियां भी कर रही थीं। इनमें वो लड़की भी नजर आई जिसका नाम मैडम ने समरीन बताया था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी शादी सुल्ताना के भाई से होते रह गई है। वो आज भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। एक लड़की ने हिम्मत करके कहा, सुना है कि नलपानी में आपकी लड़ाई पांडे साहब से हुई थी? बिल्कुल हुई थी, लेकिन इस शख्स के नाम के साथ साहब लगाकर इस लफ्ज की तौहीन न करो। चल लड़कियों को होठों पर दबी दबी मुस्कुराहट नजर आई। इनमें समरीन भी शामिल थी। सुना है आपको धरना ही होता? एक दूसरी लड़की ने मौजू बदलते हुए पूछा। कौन कहता है? मैंने इस्तफसार किया। यहाँ के मुलाजमीन कहवत हैं, इनमें से कुछ ने आपको यहाँ जिम में वर्जिश करते देखा है। वो कहवत हैं कि आपके शरीर से खून भी रिसने लगे तो आपको पता नहीं चलता। एक लड़की ने क्या लगाया और आप भी मौसम के कपड़े पहनकर घूमते हैं, फाके करते हैं, फर्श पर सोते हैं और आम पानी से स्नान भी कर लेते हैं। समरीन ने कहा, लेकिन जहां तक हमको जानकारी है आप पहले तो ऐसे ना ही थे। हमको भी ये मालूम हुआ है कि आपकी यादाश्त के साथ कोई मसला था। अपने सवाल का जवाब तुमने खुद ही दे दिया है। इमरान ने मुदब्बिराना अंदाज में मुदाखलत करते हुए कहा। खैर से आप कौन हैं? जरकबर कपड़ों वाली एक लड़की ने तनक कर इमरान से पूछा। मैं मैडम का मुलाजिम हूँ, लेकिन आजकल यहाँ जिम में आ रहा हूँ ट्रेनिंग में ताबिश का साथ देने के लिए, बल्कि थोड़ी सी राहत के साथ मुझे इसका उस्ताद भी कहा जा सकता है। ये ठीक कह रहे हैं? एक लड़की ने मुझसे पूछा। उस्ताद तो ये वाकई हैं, बल्कि बहुत उस्ताद हैं और आप भी इससे जरा दूर हट कर खड़ी हूँ। ये लड़कियों को बहुत जल्द शागिर्दी में ले लेता है। देखो मिस्टर ताबिश, इट इज टू मच।
मैं इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो भी इतनी ज्यादा लड़कियों के सामने। उसने मुझे मुक्का दिखाया, फिर लड़कियों से मुखातिब होकर बोला, ऐ खुश जमाल परी पैकरान, मैं आपको एक बहुत ऊंची बात बताता हूँ। जिस तरह बद से बदनाम ज्यादा बुरा होता है, इसी तरह अच्छे से मशहूर ज्यादा इज्जतदार हो जाता है। ये ताबिश साहब बस मशहूर हो गया, वरना ये कोई ऐसा रुस्तम भी नहीं है। लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक बोली, हम तो इतना जानत हैं जी कि जो शख्स पांडे साहब जैसे शख्स से टक्कर ले सकता है, वो जाज गोरा साहब के लिए भी जरूर मुश्किल पैदा करेगा। तो आप सब ये चाहती हैं कि जाज साहब के लिए मुश्किलें पैदा हों। लड़कियां एकदम खामोश होगी। इनकी ट्रेनर गीता जल्दी से बोली, नहीं ऐसी बात तो नहीं, जाज साहब की हैसियत हमारे मालिक किसी है, हम एक गैर के मुकाबले में इनकी हार का क्यों सोचेंगे। हम चाहते हैं कि भगवान हमेशा की तरह उनको कामयाब करे। इसके साथ ही उसने सवालिया नजरों से लड़कियों की तरफ देखा। कई लड़कियों ने इस बात में सर हिलाया। बहरहाल उनके तासरात उनके अंदरूनी जज्बात की चुगली खा रहे थे। इनमें से शायद ही 2-4 हों जो दिली तौर पर गीता की बात से इत्तेफाक कर रही हों, और मुझे तो लग रहा था कि शायद गीता भी वो नहीं कह रही जो इसके दिल में है। वो 30-35 साल की थी। अंदाजा होता था कि अब से 5-10 साल पहले तक वो खासी हसीन रही होगी। उसके जिस्म में भी कशिश थी। यानी मुमकिन था कि माजी करीब में वो भी जाज की ऐश परस्ती का शिकार रही हो। मैडम सफूरा ने बताया था कि वो बहुत बातूनी है। इस मुलाकात में उसका सबूत में मिला। अगले 10-15 मिनट में जितनी बातें सारी लड़कियों ने की, उससे दुगनी सिर्फ गीता मुखी ने की। इमरान भी ठीक ठाक चर्ब जुबान था। वो गीता का खूब साथ दे रहा था। गीता जरगां के बड़े बड़े लोगों से अपने ताल्लुकात के बारे में बता रही थी, और ये भी बता रही थी कि रक्स की कौन कौन सी अकेडमी में टीचर की हैसियत से विजिट करती है, वगैरह वगैरह। फिर इन दोनों की गुफ्तगू का रुख जाज गोरा की तरफ मुड़ गया। गीता एक नमकख्वार की हैसियत से उसकी तारीफें करने लगी और बताने लगी कि वो अपनी छोटी मोटी खामियों के बावजूद जबरदस्त किस्म का सोशल वर्कर है और खुलकर खैर खैरात करता है। इमरान उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। मैं गीता के सामने बात करते हुए खास एहतियात कर रहा था। मुझे मैडम की यह बात याद थी कि गीता पेट की हल्की है और उसके सामने बात करते हुए मोहतात रहना। मेरा ख्याल था कि इमरान को भी मैडम की ये नसीहत याद होगी, लेकिन फिर जोशे गुफ्तार में वो कहीं का कहीं निकल गया। गीता की एक बात पर वो शद्दोमत से सर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल गीता देवी, तुम सही कह रही हो। बहुत बड़ा दिल है जाज साहब का, वैसे ही बड़े नहीं बने। अब तरसों की बात ही लो। जब वो यहाँ आए थे, सांबर के बारे में बात हो रही थी। तय हो रहा था कि मुकाबला किस तरह होगा। हजरत ताबिश साहब ने जोश में आकर फरमा दिया कि ये मरो या मारो की फाइट होनी चाहिए, यानी फाइट टिल डेथ। अब अगर कोई कम ज़रफ होता तो वहीं आग बगोला हो जाता। हो सकता है कि वहीं पर मारा मारी शुरू हो जाती, लेकिन जाज साहब ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। ये कहा कि सोच कर बताएंगे। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि खुदा न खास्ता वो डर गए। ये बड़े दिल गुर्दे की बात है कि एक बाइख्तियार बंदा किसी बेइख्तियार बंदे की गलत बात जो हौसले से सुन ले। क्यों गीता देवी, गलत तो नहीं कहा मैंने? 16 आने ठीक है। गीता ने सर ऊपर नीचे किया। मुझे तो वाकई हैरानी हो रही है कि इस तरह की बात हुई है। मैं तो ये कहूंगी कि मैं समझ गया हूँ आप जो कहना चाह रही हैं। इमरान ने तेजी से गीता की बात काटी। अगर जाज गोरा साहब ने सोचने का वक्त लिया है तो इस वास्ते नहीं कि वो घबरा गए हैं। वो चाहते हैं कि सांबर के बारे में जो कुछ तय हुआ है वो इसी तरह रहे और कोई नई शुरुआत ना हो। यही बात है ना गीता देवी? गीता ने इस बात में सर हिलाया और कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर इमरान की रफ्तार ज्यादा तेज थी। मैं खुद भी फाइटिंग आर्ट की थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जाज साहब महा फाइटर हैं। हम ताबिश साहब से सिर्फ हमदर्दी का इजहार कर सकते हैं या फिर ये दुआ कर सकते हैं कि इनके लिए जाज साहब के दिल में कुछ रहम पैदा हो जाए और उस सांबर की शर्तों में कुछ रद्दो बदल कर दें। यह बहुत मुश्किल है, गीता ने दबे लहजे में कहा और फिर एक झुरझुरी सी ली। इससे पहले कि वो अपनी कैंची जुबान को फिर हरकत देती, इमरान दोबारा पहल कर गया। मैं समझ गया गीता देवी कि आप क्या सोच रही हैं। मेरी आंखों में भी वही 2 तारीख वाला मंजर है। क्या नाम था उस बदकिस्मत का? इसहाक, गीता ने कहा। हाँ इसहाक, मैंने उसका आखिरी वक्त देखा था। अल्लाह हर किसी को ऐसे वक्त से बचाए। उसने कानों को हाथ लगाए और एक बार फिर बोलता चला गया। गीता का चेहरा दीदनी था। वो बोलना चाह रही थी, लेकिन इमरान कहीं सांस लेता तो वो मुंह खोलती ना। शेर को सवा शेर टक्कर गया था। गीता कुछ देर तक पीछोताब खाती रही। इस दौरान में अंदर से उसे मैडम का बुलावा आ गया और वो अपनी शागिर्द लड़कियों के साथ अंदरूनी हिस्से की तरफ चली गई। उसके जाते ही इमरान मुस्कुराने लगा। जिगर, लगता है गीता देवी का पेट आज जरूर फूल जाएगा। ऐसे लोगों के लिए खामोश रहना अजाब से कम नहीं होता। मैं गुस्से में खोल रहा था। जल्लाऊ लहजे में कहा, ये तूने क्या ड्रामा किया है भाई? मैडम ने समझाया भी था कि गीता के सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी। तूने सारा कच्चा चिट्टा खोल दिया। ये बताने की क्या जरूरत थी कि मैंने जाज गोरा को मरो या मारो वाली तजवीज दी है? यार इसमें बुराई ही क्या है? लेकिन अगर तुम नाराज होते हो तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। वो उठकर चल दिया। कहाँ जा रहे हो? अल्फाज वापस लेने। वो मासूमियत से बोला, देखो तुम दूसरों को बेवकूफ समझने की आदत छोड़ दो। मुझे बताओ तुमने गीता के सामने ये सब कुछ क्यों किया है? अच्छा तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने क्यों कहा है? उसने जवाबी सवाल जड़ दिया। मैंने चलने में सोचने के बाद कहा, मुझे लगता है कि तुम ये बात फैलाना चाह रहे हो। क्यों? शायद तुम सबको बताना चाहते हो कि मैंने दलेरी दिखाई और चार्ज को मरो या मारो का चैलेंज दिया है। वंडरफुल यार, तुम्हारे हाथ छूमने को दिल चाहता है। तुम वाकई जीनियस हो।
मेरे अंदर से ऐसी अक्लमंदी ढूंढ निकाली जो मेरे में थी नहीं। वैसे ये बात तो बड़ी जबरदस्त है। हर किसी को ये पता चल जाएगा कि तुमने इस लड़ाई में जॉर्ज को मरो या मारो वाला चैलेंज दिया है। अब इसके लिए इस चैलेंज को कबूल ना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत खूब यार, बहुत खूब। मैं उसे घूरता रहा, कभी इस पर तय चाहता, कभी इसकी चालाकी की तारीफ करने को दिल चाहता। वो ऐसा ही गोरख धंधा था, कभी सीधा साधा, कभी जलेबी की तरह गोल। यकीनी बात थी कि उसने गीता से जो कुछ कहा प्लानिंग के साथ कहा था। इस प्लानिंग का नतीजा सिर्फ 15-20 घंटे में सामने आ गया। अगले रोज सुबह नाश्ते पर मैडम अपने कुत्ते समेत आदम की। उसने बताया दरगाह में खलबली है। ये बात फैल गई है कि सुल्ताना राजपूत के पाकिस्तानी पति ने जॉर्ज गोरा को सांभर के लिए तजवीज दी है कि ये लड़ाई किसी एक फरीक की मौत तक जारी रहे। ये बात फैली कैसे, मैंने पूछा। आई डोंट नो। इसका पता तो जॉर्ज के अलावा बस हम 2-3 लोगों को था। बहरहाल जो भी है, अब यूं लग रहा है कि इस हवाले से जॉर्ज का फैसला चंद घंटों में ही सामने आ जाएगा। जॉर्ज का फैसला तो सामने नहीं आया। शाम रात 9-10 बजे के लगभग मैडम सफूरा हमारे बेडरूम में आई। मैं और इमरान इस वक्त मूंगफली खाने और बातें करने में मसरूफ थे। हमारी गुफ्तगू का मौजू हजारों लोगों के सामने इसहाक की दर्दनाक मौत ही थी। वो मंजर कोशिश के बावजूद हमारी नजरों से ओझल नहीं होता था। इसकी बेबसी, इसका कर्ब, अनगिनत मुश्तिल लोगों के दरमियान वो यकसर तनहा और जख्म था। मैडम के आते ही हम खामोश हो गए। वो बोली, तुम लोग राजभवन में हलचल मचाकर यहाँ आराम से बैठे हो क्यों, क्या हुआ, मैंने पूछा। अभी पंडित महाराज यहाँ आए हुए थे। किसी खास मौका के सिवा वो कम ही खुद चलकर किसी के पास आते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि इन पर जजमेंट की भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है। वो खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। अगर दुरुस्त फैसला देते हैं तो हुक्म जी समेत जज के खैर ख्वाह नाराज होते हैं और गलत फैसला नहीं दे सकते क्योंकि सब कुछ पुरानी किताबों में लिखा हुआ है। जो लोग धर्म को समझते हैं वो इस फैसले को कभी कबूल नहीं करेंगे। क्या आप सांबर की लड़ाई की बात कर रहे हैं? मैडम ने इस बात में सर हिला। अपने बाएं कट बालों में उंगलियां चलाकर बोली, ये बात पूरी तरह फैल गई है कि सुल्ताना के शौहर ने सर जॉर्ज को मरो या मारो का चैलेंज दिया है। अब सांबर के पुराने असूलों के मुताबिक जॉर्ज को ताबिज की यह ललकार कबूल कर लेनी चाहिए और यही दलील रहना फैसला भी कहलाएगा। मगर कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये दो हम रुतबा अफराद का मुकाबला नहीं है। एक आम शख्स है और दूसरा रियासत का एक अहम तरीन फर्द है। इस पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। बेशुमार लोगों की बेहतर जिंदगी इसकी सलामती से वाबस्ता है, वगैरह वगैरह। ऐसी सोच रखने वाले ज्यादातर लोग वही हैं जिनका ताल्लुक हुक्मरान तबके और हाई जेंट्री से है। अब पंडित महाराज क्या कहता है, इमरान ने पूछा। मैंने बताया ना कि वो फंस गया है। अब इस मसले को हल करने की सारी जिम्मेदारी इस पर डाल दी गई है। हम कह सकते हैं कि इसको ला की तशरीह करनी है और ये फैसला देना है कि जॉर्ज ताबिज का मुतालबा पूरा करने का पाबंद है या नहीं। अब शायद वो इस अहम जजमेंट से फरार हासिल करना चाह रहा है। वो चाहता है कि कोई दरमियानी रास्ता निकला है। दरमियानी रास्ता, मैंने पूछा। हाँ, वो मुझसे यही बात करने के लिए आया था। इसका ख्याल है कि अगर तुम खुद ही अपने इस मुतालबे से दस्तबरदार हो जाओ तो फैसले की जरूरत खत्म हो जाएगी। यानी तुम कह दो कि तुम जॉर्ज से मरो या मारो की फाइट नहीं चाहते। इसके बदले में मुझे क्या हासिल होगा? मुझे तो हारने की सूरत में सूली चढ़ना है। मैंने भी पंडित महाराज से यही बात कही थी। इसका कहना है कि हो सकता है कि सिलसिले में हुक्म जी से थोड़ी बहुत राहत हासिल करने में कामयाब हो जाए। यानी मुझे वो 4 घंटे के लिए सूली पर लटकाने के बजाय उम्र भर के लिए लटकाया जाए, जरगाह की जेल में डाल दिया जाए। नहीं मैडम, मुझे ये कड़ी सजा मंजूर नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो कुछ भी होना है बस इन 2-4 दिनों में हो जाए। मेरा अंदाज हतमी और फैसला कुन था। मैडम ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर वो इमरान को देखकर बोली, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? चंद लम्हों के लिए मेरी और इमरान की निगाहें टकराई। एक बिजली सी गूंजी। ये वही बिजली थी जो हमें हर खतरे से बेनियाज कर देती थी, जो हमें याद दिलाती थी कि हम मौत के आगे नहीं पीछे भागने का तहैया कर चुके हैं। इमरान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा फैसला वही है मैडम जो ताबिश का होगा। ताबिश तो फैसला दे चुका, तो मैं भी दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये ठीक कह रहा है मैडम। मैं रायत के नाम पर जॉर्ज की जेल में जिंदगी और मौत के दरमियान लटक जाने के बजाय आनन फानन मौत को गले लगाना इसके लिए बेहतर समझूंगा। मैडम की आंखों में एक ताज्जुब सा नजर आने लगा। वो कुछ देर खामोश रही, फिर सिगरेट का एक तवील कश लेकर धुआं फिजा में छोड़कर बोली, बहरहाल तुम लोग इस बारे में मजीद सोच लो। सोच लिया मैडम, मैंने मुस्तहकम लहजे में कहा। मेरा जवाब 1 दिन बाद भी यही और 1 माह 1 साल बाद भी यही होगा। आप पंडित को बता दें कि मैं अपने पूरे होश व हवास से अपने मुतालबे पर कायम हूँ। मैडम चली गई। मैंने इमरान की तरफ देखा और इमरान ने मेरी तरफ। मैं यूं ही इस पर नाज नहीं करता था। वो मेरी रगे जान से करीब तर था। बारूंदा जैकी ने मुझे जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाया था, लेकिन इमरान ने इससे बड़ा काम किया था। इसने मुझे रूहानी और ज़हनी इस्तकामत दी थी। मुझे अंदर से बदला था। अभी वो इस नाजुक मौका पर मुझे एक ऐसी तवानाई दे रहा था जिसे लफ्ज़ों में बयान करना शायद मेरे लिए मुमकिन ना हो। वो मेरा दिल बनकर मेरे दिल में धड़क रहा था। वो मेरे बाजू बनकर मेरा हौसला बन गया था। मेरी आंखों में नमी आ गई। थैंक यू इमरान, मैं दिल की गहराई से कहा। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर एकदम पटड़ी से उतर गया। थैंक यू किस बात का? ये तो मेरा पेशा है यार, लोगों को जरा भड़काकर एक दूसरे से लड़ाना और फिर खटाखट ब्रेकिंग न्यूज बनाते जाना। अब देखना फसाद प्लस पर कैसी कैसी लीड चलेगी और इसके बाद तबसरे, तजिए और तड़फिए चलेंगे।
तड़फ ये समझते हो ना तुम, ऐसे टॉक शोज जिनमें गंजे दानिश्वर उछल उछल कर तड़फ तड़फ कर लड़ते हैं। अब जरा तुम सोचो, एक तो दानिश्वर हो, ऊपर से गंजा, थुर फुटे मुंह, वो क्या कयामत न ढाएगा। बस मजा आ जाएगा यार। 8-10 करोड़ तो हम ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही बना लेंगे। ये पंडित महाराज की मुनाफकत पर गौर किया है तुमने? मैंने संजीदा लहजे में कहा, यार गौर करने के लिए नाजरीन जो होते हैं, हमारा काम तो बस पसूड़ी डालना है और वो हम इंशाल्लाह डाल लेंगे। मैंने उसकी तंजिया गुफ्तगू को नजरअंदाज करते हुए कहा, ये वही मुनाफकत है जो हर मजहब के कट्टर लोगों में नजर आती है। जरूरत पड़ने पर वो अपने इल्म का सारा जोर मजहब को मोम की नाक बनाने पर सर्व कर देते हैं। अपने गुरु स्वर्गवासी सौबाश की कारस्तानियां तो तुम्हें याद है ना? इसके दोगलेपन की एक छोटी सी मिसाल वो गर्म ठंडे पानी वाला मामला था। अपनी सहूलत के लिए उसने अधबुझे अंगारों को आग की तारीफ से खारिज कर दिया था। अब देखो यही कुछ यहाँ ये लंबी जुल्फों वाला पंडित महाराज कर रहे हैं। एक मुश्किल फैसले से बचने के लिए बैकडोर कार्रवाइयां कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू काफी देर जारी रही, फिर हम सोने के लिए लेट गए। अब मेरी तरह इमरान भी सख्त कालीन पर ही सोता था। हाँ, वो लिहाफ जरूर ओढ़ता था। अमलान भवन की ऊंची दीवारों में बंद थे, चारों तरफ कड़ा पैरा था। फिर भी जरगाह की सूरत हाल की कुछ कुछ झलकियां हम तक पहुंच रही थी। इन झलकियों से अंदाजा होता था कि जरगाह की फिजाओं में इरताश और हलचल है। ये हलचल दो तरह की थी। एक तो यही जॉर्ज और मेरी लड़ाई वाला मामला था। इस लड़ाई को यूं बहुत ज्यादा अहमियत हासिल हो गई थी कि इससे पहले मैं नल पानी में रंजीत जैसे शख्स को नाको चने चबवा चुका था। दूसरी हलचल 7वीं के सालाना जश्न की थी। ये जश्न भी चंद रोज में पहुंचा चाहता था। इसकी तैयारियां हो रही थी। हमारी मालूमात के मुताबिक जरगाह के गली कोचों को सजाया संवारा जा रहा था। मुख्तलिफ खेल तमाशों के इंतजामात हो रहे थे। ऐसे में कुछ खेल तमाशों की तैयारियां लाल भवन के अंदर भी हो रही थी। मैं इसमें मामूल दोपहर से जरा पहले जिम में वर्जिश और मशक के लिए चला गया। इमरान कुछ देर मेरे साथ रहा, फिर वो गीता मुखी के साथ एक फूलदार रविश पर टहलता किसी तरह निकल गया। मैं अकेला ही लगा रहा। मेरे जिस्म के हर मसाम से पसीना फूटने लगा और रगपट्टे अपने बर्दाश्त की आखिरी हद को छूने लगे। मैं अपनी दीवानावार कोशिश से हर रोज इस हद को थोड़ा सा वसी कर देता था। तुराने मशक मैं जिम के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता था, क्योंकि मैंने देखा था कि लाल भवन के गार्ड्स और मुलाजमीन खिड़कियों और दरवाजों की छुरियों से मुझे देखना पसंद करते थे। इमरान को ओझल हुए काफी देर हो चुकी थी। वर्जिश खत्म करके मैंने पसीना पूछा, कुछ देर तक सांसें दुरुस्त की और फिर इमरान की तलाश में निकला। वो यहाँ भी बड़ी तेजी से अपनी जगह पर आने लगा था। कभी किसी से गपशप करता नजर आता था, कभी किसी का कोई मसला हल करने में मशगूल होता। लाल भवन में सबको यही मालूम था कि वो मैडम का खसूसी मुलाजिम है, उसे मार्शल आर्ट की कुछ समझ बूझ है और मैडम का इरादा उसे अपने जाती मुहावसों में शामिल करने का है।